नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत प्यारी सी कहानी। ये कहानी है उन नए विवाहित जोड़ों के लिए जिनकी छोटी-छोटी बातों में लड़ाई होती रहती है और वो बात-बात पर एक दूसरे से अलग होने की कस्में खाते हैं। तो जानिए प्यार क्या चीज़ है। आखिरकार इतना सब होने पर भी बार बार लड़ने पर और एक दूसरे से रूठने और मनाने के बाद भी दोनों लोग एक दूसरे के पास खींचे क्यों चले आते हैं, ये जानिए इस प्यारी सी कहानी में, जिसे लिखा है हैना वर्मा जी ने। और ये प्रकाशित हुई थी मनोरमा पत्रिका में। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी। ये प्यार क्या चीज है। जुगनू दी ने बड़े सहज भाव से निमंत्रण दिया था। इसी से सुजाता कुछ सशंकित हो उठी थी। भाई आना जरूर। ना ना, कोई खास इंतजाम नहीं है, बस सब घर के ही लोग हैं। शायद ऐन वक्त पर कोई आ जाए, ठीक कह नहीं सकती। सुजाता अच्छी तरह जानती थी कि जुगनू दी के कोई का मतलब था निश्चय ही मनीष रंजन। जुगनू दी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई खास वजह पैदा हो जाए और ना आ सकी तो बुरा ना मानिएगा, ठीक है ना। वैसे शनिवार की शाम को फिर फोन करूंगी। जुगनू दी पक्की घटक थी, जो समाप्त हो चुका था उसे स्वीकार करने को तैयार न थी। 6 महीने पहले सुजाता मंगनी की अंगूठी वापस कर चुकी थी। मनीष रंजन ने अपनी गहरी आंखों से उसे एक बार देखा था और कहा था ठीक, और संबंध टूट गया था। लेकिन ये जुगनू दी, इन्हें कोई क्या कहे। दूर के रिश्ते के देवर और मौसेरी बहन सुजाता को वो ही तो करीब लाई थी। जब दोनों ने महसूस किया कि विचारों में तालमेल न बैठेगा तो अलग हो गए। लेकिन जुगनू दी हार मानने वाली नहीं थी और यही सोचकर सुजाता के होठों पर एक टेढ़ी अर्थपूर्ण मुस्कान खेल गई थी। थैंक्स दीदी, अब फिर से जोड़ तोड़ मिलाने की कोशिश ना करो, उसने मन ही मन कहा था। फायदा भी क्या, रत्ती भर भी तो साम्य नहीं था दोनों के व्यक्तित्व में, विचारों में। बैंक में नौकर था मनीष, बड़ा सुव्यवस्थित रख रखाव था उसका, देह और स्वास्थ्य के प्रति सचेत, सुगठित सुदीर्घ देह गवाह थी कि जीवन में नियमितता को कितना महत्व देता था वो। बैचलर फ्लैट में भी हर चीज करीने से सजी रहती थी। देश की राजनीति में गहरी दिलचस्पी, इर्द गिर्द की गतिविधियों के प्रति खूब सजग। और सुजाता, तुम हो एकदम कद्दू, मनीष ने एक बार उसे छेड़ा था। छेड़ा इसलिए था कि उसकी स्वव्यवस्थित जिंदगी और सुडौल देह को लेकर सुजाता ने भी उसे ताना मारा था। बस हर वक्त भाग दौड़ में लगे रहते हो, हवाई घोड़े पर सवार रहते हो, मसलमैन क्या बन गए हो, बस अपने को 30 मार खा समझने लगे, नौकरी छोड़कर पहलवानी क्यों नहीं करने लगते। चिढ़कर ही सुजाता ने ऐसा कहा था। हालांकि वो जानती थी कि मनीष का व्यक्तित्व आकर्षक था, बातचीत का लहजा मनमोहक, लेकिन कद्दू कहकर छेड़े जाने पर उसे पहलवान कहकर जलाने में उसे कुछ संतोष हुआ था। सुजाता पत्रकार थी, एक प्रकाशन गृह में काम करती थी, भुलक्कड़ थी, स्वभाव से ना तो नियमित और ना सुव्यवस्थित। और बस धीरे धीरे उसे ये महसूस होता गया कि मनीष और वो एक दूसरे के लायक नहीं है। जुगनू दी के घर के खुशनुमा माहौल में पहली बार वे मिले थे। सुजाता का दीप्त प्रफुल्लित सहज व्यक्तित्व मनीष को भा गया था। मनीष की गहरी आवाज, दुनियादारी और स्वस्थ बलिष्ठ व्यक्तित्व ने सुजाता को भी आकर्षित किया था। जुगनू दी ने ही घटक का काम किया था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अंदर मगनी की अंगूठी लौटा दी गई थी। मुझे कद्दू क्यों कहा, मैं थोड़ी सुस्त हूँ, भुलक्कड़ हूँ, मनीष की तरह अपने जीवन को सुनियोजित ढंग से नहीं जी पाती। लेकिन मनीष रंजन को क्या हक था कि मुझे कद्दू कहे।
सुजाता ने आज फिर चिढ़कर यही सोचना शुरू कर दिया। शायद शुरुआत ही गलत थी। मात्र दैहिक खिंचाव ही तो काफी नहीं किसी पुख्ता संबंध के लिए। अंगूठी वापस लेते समय मनीष ने उसके चेहरे पर नजर गड़ाकर कहा था, शायद हमारे परस्पर आकर्षण में दैहिक मोह का पलड़ा ही भारी था, इसीलिए अंत यूं हुआ। खैर, गुड बाय मिस सुजाता सरन। लेकिन गुड बाय करके भी मनीष रंजन गाहे बगाहे नजर आ ही जाता था। अभी उस दिन सुबह के शो में मिल गया था। मुस्कुराकर दूर ही से माथे पर उंगलियां छुआकर सैल्यूट किया था उसने। साथ में थी क्रीम रंग के चूड़ीदार कुर्ते में सजी एक कमनीय सी युवती। एक दिन और मिल गया था लैम्प शेड की दुकान में। आज उसके साथ थी कजरारी आंखों वाली नीली महाराष्ट्रियन साड़ी में सजी मोहक घरेलू से व्यक्तित्व वाली एक लड़की। खुश हैं बच्चों पीछा छोड़ा के, सुजाता ने मन ही मन कहा। मैं भी तो खुश हूँ, बेमेल जिंदगी से दूर, अपने अपने दायरे में खुश। बस आज ही नाखुश थी सुजाता। जुगनू दी के निमंत्रण को स्वीकार करने का मन होते हुए भी सशंकित हो उठी थी वह। जानती थी जुगनू दी किसी न किसी बहाने मनीष को जरूर बुला भेजेंगी और सुजाता को ये मंजूर नहीं था। क्या समझते हैं ये मनीष रंजन साहब खुद को? जुगनू दी के यहाँ एक दिन इत्मीनान से रहने भी नहीं देंगे। सुजाता के मन में हल्का आक्रोश उभर आया। दूसरे दिन सवेरे आंख खुलते ही एक तरकीब सूझ गई उसे। मनीष को टेलीफोन मिलाया उसने। हेलो, उधर से वही चिर परिचित गहरी आवाज आई। हेलो मनीष, उसने प्रफुल्लित आवाज में कहा। मैं सुजाता बोल रही हूँ। जी, उधर से बड़ी विनम्रता से प्रश्न उभरा। मैं सुजाता सरन। इस बार सुजाता ने अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में परिचय दिया। ओह सुजाता, मनीष के स्वर में कौतुक उभरा। क्या हाल चाल है? तुम्हारा वो दाढ़ी वाला दोस्त कैसा है? कौन सा दाढ़ी वाला? सुजाता ने बिना विचलित हुए पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाशन गृह में उसके कई सहयोगी दाढ़ी वाले थे और जिस दाढ़ी वाले के बारे में मनीष उसे खिजा रहा था वो था उसका छायाकार सहयोगी रंजित मलिक। दूसरे ही क्षण उसने बिना किसी भूमिका के कहा, देखो मनीष, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें आगाह कर दूं। सुजाता माफ करना, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लाइन कुछ गड़बड़ है। अरे, तुम्हारी आवाज तो साफ सुनाई दे रही है। खैर मनीष, ध्यान से सुनो, ये जुगनू दी है ना, वो। सुजाता ने समझाने का प्रयत्न किया। सुजाता, सच कह रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, लंच टाइम हो ही रहा है, तुम वही अपने पुराने अड्डे पर पहुंच जाओ, मैं आ रहा हूँ, वही बात होगी। फोन रखकर सुजाता ने मनीष रंजन के पुराने आदेश देने वाले स्वभाव को एक बार फिर कोसा और सोच लिया कि आमना सामना होने पर वह समझेगी उसे। दफ्तर से बाहर निकलने से पहले प्रसाधन कक्ष के शीशे में झांक कर एक बार देख लिया अपने आप को। बालों में कंघा भी फेर लिया। खिड़की के पास वाली अपनी परिचित मेज पर ताजा अखबार लिए बैठा था मनीष। देखते ही खड़ा हो गया। भाई, क्या कह रही थी फोन पर? बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ वार्निंग दे रही थी शायद। मैंने सोचा कुछ जरूरी बात है, इसीलिए मिलकर ही पता लगाऊं। सुजाता ने संदेहास्पद निगाहों से मनीष की ओर देखा, लेकिन उसकी गहरी आंखों से कुछ ताड़ना मुश्किल लगा। अच्छा, क्या खाओगी? कुछ नहीं, बस सूप। बस? हाँ, इससे तो नहीं चलेगा, मैंने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। थैंक यू, सुजाता ने कहा। बात यह है, वो कुछ आगे सरक आई थी। वो अपनी जुगनू दी है ना, उनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। वो शायद चाहती हैं कि हम लोग। सुजाता के उतावले चेहरे को मनीष रंजन ने इस बार कुछ ऐसी गहरी नजरों से देखा कि वो वाक्य पूरा न कर सकी और न जाने क्यों उसके गाल आरक्त हो उठे। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पहले से आगाह कर दूं, उसने हड़बड़ी में कह डाला। मुझे? इस बार मनीष ने विस्मय से भौवें चढ़ाकर कहा। हाँ भाई, सुजाता इस बार कुछ परेशान सी हो उठी। तुम जुगनू दी के यहाँ नहीं जाओगे, वहां मुझे जाना है। ऐसा क्यों? भाई, वहां 2-3 दिन रहूंगी मैं,
जुगनू दी मेरी प्यारी दीदी हैं। माय डियर सुजाता, मेरी समझ में नहीं आता कि, मनीष ने कहा। इस संबोधन की कोई जरूरत नहीं है मनीष जी, सुजाता ने जैसे ही झिड़की दी कि वेटर बिरयानी लेकर आ गया। सुजाता को भूख लगी थी और बिरयानी में से बेहद अच्छी महक आ रही थी। आखिरी कौर खाकर सुजाता ने सिर उठाया तो मनीष ने मुस्कुरा कर कहा, खाना तो जम के खाती हो और हो बिल्कुल दुबली पतली। जी नहीं, स्लिम कहिए। सुजाता ने हमेशा की तरह मनीष की आंखों में छिपी शरारत देखकर बात काटी। और हाँ, अब काम की बात करो। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम दोनों समझदार हैं। दीदी लाख स्कीम बनाए, पर हमें मालूम है कि हमारी राहें अलग हैं। वहां एक साथ पहुंचकर परेशानी में पड़ने के बजाय मैंने तुमसे पहले बात कर लेना बेहतर समझा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रही हो। दीदी के साथ छुट्टी जरूर बिताओ, खुशी से बिताओ, लेकिन अगर मैं भी इत्तेफाक से वहां पहुंच जाऊं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें, मनीष ने कहा। बात सुनने में सीधी सादी लगी, लेकिन सुजाता के मन में ये शंका घर कर गई थी कि उसकी परेशानी से मनीष को बड़ा मजा आ रहा है। मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो। इस बार सुजाता की आवाज कुछ धीमी हो गई। ना, बिल्कुल नहीं, मनीष ने बड़े आत्मविश्वास से सिर को झटका दिया। हमने जो भी फैसला किया सोच समझ कर किया और अपना इरादा बदलने का कोई विचार नहीं है। क्यों, तुम्हारा विचार है क्या? संजीदा अंदाज में मनीष ने पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सुजाता ने जल्दी से कहा। बाय द वे, वो नीली साड़ी वाली लड़की बड़ी प्यारी लग रही थी उस दिन। अच्छा, वैसे तुम्हारे साथियों के बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूँ। दाढ़ी वाले सब एक से ही नजर आते हैं ना। प्रत्युत्तर में मनीष ने फिर छेड़ा उसे, लेकिन इस बार झगड़े बिना सुजाता ने फिर दोहराया। तो मैं दीदी के यहाँ जा रही हूँ, शौक से। हो सकता है दीदी मुझे बुलाए ही नहीं, मनीष ने उसे आश्वस्त किया। लेकिन सुजाता को जुगनू दी पर विश्वास न था और इसीलिए उसने निश्चय कर लिया था कि अगर मनीष वहां आता है तो भी वो विचलित ना होगी। लंच के बाद मनीष ने सहज भाव से कहा, थोड़ा वक्त हो तो दो तीन चीजें खरीदने में मेरी मदद कर दो। मनीष की खरीदारी थी जुगनू दी के लिए वॉल हैंगिंग, बच्चों के लिए एक बड़ा सा टॉफी का डिब्बा, भैया के लिए उसने खरीदा आफ्टर शेव लोशन। तनख्वाह का एरियर मिला था उसे और बहुत दिनों से सबको कुछ देने का मन था, इसीलिए खरीदारी कर रहा था। हाँ सुजाता, हो सकता है मैं ना जा सकूं, तो तुम जाने से पहले घर आकर ये चीजें कलेक्ट कर लेना प्लीज, चलते चलते मनीष ने कहा। शनिवार की दोपहर को सुजाता के पांव उसके फ्लैट की ओर मुड़ गए। चीजें कलेक्ट करनी थी। हो सकता है वो घर में ना हो, लेकिन मनीष घर में ही था और कमरे की हालत कुछ गड़बड़। एक पर्दा टेढ़ा झूल रहा था, कुशन जमीन पर पड़े थे, कालीन पर गीला सा एक धब्बा था और मनीष के गाल पर एक खरोंच, लाल और ताजा। अरे, ये सब क्या है? पूछते पूछते ना जाने क्यों सुजाता को हंसी आ गई और मनीष भी प्रत्युत्तर में खूब जोरों से हंस पड़ा। हंसी रुकने पर सोफे के नीचे हाथ डालकर उसने रुई का एक छोटा सा गोला निकाला। रेशमी बालों, प्यारी आंखों वाला शरारती सा एक बिल्ली का बच्चा। देखते ही सुजाता ने गोद में ले लिया। ये सब इन्हीं हजरत की करतूत है। लेकिन तुम्हें तो कुत्ते पसंद थे और ये सुम्मी के लिए है, पड़ोस में था मैंने ले लिया। बड़ा जबरदस्त शैतान है, लेकिन है बड़ा मजेदार। और उसने हाथ बढ़ाकर सुजाता की गोद में बैठे बिल्ली के बच्चे को थपथपाया। सुजाता कुछ अचकचा सी गई। मनीष का ये व्यवहार कुछ अटपटा सा लगा। बच्चे को नीचे उतार कर कहा, अब मैं चलती हूँ। ठीक, गुड लक, शायद मुलाकात हो। आखिरी वाक्य बड़े हौले से मीठे लहजे में कहा गया था और मुलाकात हुई। रविवार की सुबह ही पहुंच गई थी सुजाता। जुगनू दी रसोई में व्यस्त हो गई थी और सुजाता को कहा कि सुम्मी और टिंकू को लेकर जरा बाजार हो आए। लौट कर देखा था मनीष रंजन रसोई की मेज के पास खड़ा कॉफी पी रहा था।
देखते ही जुगनू दी ने बड़ी विनम्र निरीह मुद्रा से कहा, देखो सुजाता, अचानक मनीष भी आ गया। वैसे इसका इरादा कल आने का था, लेकिन ये हजरत आज ही चले आए। ताश की बाजी अच्छी जमेगी अब, है ना? कहते कहते जुगनू दी दोनों बच्चों को लेकर अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। धोखेबाज, तुम्हें पता था कि तुम यहाँ आओगे, सुजाता ने दांत पीसकर धीमी आवाज में कहा। कोई खास इरादा नहीं था, लेकिन उस कमबख्त बिल्ली के बच्चे ने बड़ा उत्पात मचाया, इसीलिए आना पड़ा। मनीष ने भी बिगड़ कर ही जवाब दिया। मनीष, गाजर का हलवा बनेगा, भाई तुम दोनों जरा मदद कर दो ना। सुजाता, तुम गाजर को साफ करके देती जाओ, मनीष ग्रेटर में घिस देगा। जुगनू दी ने अगली योजना बता दी। मसाला भूनते हुए जुगनू दी बोल रही थी, ये कह रहे हैं मनीष को 2 दिन रोक लो, बहुत दिनों के बाद सब साथ रहेंगे, मजा रहेगा, है ना? जो हुआ सो हुआ, तुम दोनों तो समझदार हो, अपनी मर्जी से सोच समझकर सब किया है। अब तो भाई अच्छे दोस्तों की तरह तो मिल सकते हो, क्यों मनीष? बिल्कुल ठीक भाभी। क्यों सुजाता, तुम्हारा क्या ख्याल है? मनीष ने बड़े उत्साह से कहा। बिल्कुल ठीक, सुजाता ने भी फौरन कहा, लेकिन आवाज में उत्साह का पुट कुछ कृत्रिम सा था। जबरदस्ती थोड़े ही है साहब, हमारे विचार, हमारा लाइफस्टाइल मेल नहीं खाता, तो जबरन क्यों शादी करें? ऐसे मामलों में ठंडे दिल और समझदारी से काम लेना चाहिए। क्यों सुजाता, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मनीष की बकबक से चिढ़कर सुजाता ने इस बार बड़ी खोखली आवाज में कहा, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं थक गई हूँ, अब आप ही गाजर छीलें और घिसें। रात के खाने के बाद बच्चे सो गए। न्यूज़ सुनने के बाद मनीष ने कहा, वो हजरत बिल्ले तो गैराज में ही आराम फरमा रहे हैं, उन्हें यहीं ले आता हूँ। टॉर्च ले जाना, वहां बत्ती नहीं है, भैया ने टोका। सुजाता, टॉर्च लेकर जरा चली चलो, मनीष ने कहा। बाहर पीछे की ओर काफी अंधेरा था। जमीन उबड़ खाबड़ है, गिर ना पड़ना, चाहो तो हाथ पकड़ लो मेरा, मनीष ने निमंत्रण दिया। मुझे चलना आता है, तपाक से उत्तर मिला। बेशक। अंधेरे में मनीष की हल्की सी हंसी गूंजी। गैरेज के अंधेरे में टोकरी के ऊपर झुके झुके मनीष ने हौले से पूछा, सुम्मी खूब खेलेगी इससे, है ना? मनीष की सांस सुजाता के गाल छूकर अंधेरे में विलीन हो गई। एकदम पास खड़ा था वो, और सुजाता के गले में कुछ फंसने सा लगा। हथेलियां पसीज सी गईं, और फिर एक मजबूत हाथ ने बढ़कर उसकी हथेली को हौले से अपने कब्जे में कर लिया। मात्र दैहिक मोह है ना ये? क्यों सुजाता? एक केमिकल रिएक्शन, मनीष ने धीमे स्वर में पूछा। मनीष की छाती के निकट, उसकी ठोड़ी के नीचे कहीं सुजाता का सिर था। एक झटके से दूर हटाकर उसने तनिक ऊंची आवाज में कहा, अपना केमिकल रिएक्शन अपने पास रखिए मनीष रंजन, आइंदा अपने प्रयोग में मुझे शामिल करने की कोशिश न करना। और सुजाता अकेले ही घर की ओर बढ़ गई। रात को बड़ी देर से नींद आई उसे, बार बार गुनगुनाती रही, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बस एक लफ्ज कहीं से सीख लिया है। सुबह देर से सोकर उठी, आंख खोलते ही देखा सुम्मी रानी गोद में बिल्ले को लिए बैठी हैं बिस्तरे पर। कितना प्यारा है ना? सुम्मी ने गोल गोल आंखों से पूछा। मैं या बिल्ला? इस बार मनीष का सिर दरवाजे के अंदर से झांका। गुड मॉर्निंग, चलिए चाय तैयार है। आती हूँ, सुजाता ने हड़बड़ा कर कहा। सब लोग बरामदे में मौजूद थे। टिंकू जी फर्श पर बैठे टॉय ट्रेन खेल रहे थे। सुम्मी का बिल्ला एक छोटी सी गेंद पर ताकत आजमा रहा था। भैया अखबार देख रहे थे। जुगनू दी चाय बना रही थी। सुजाता को चाय देकर दीदी रसोई में चली गई नाश्ता बनाने। भैया ने दोनों बच्चों को 2 हाथों में लटकाया और नहलाने चल दिए। सुजाता के पैरों पर बरामदे की बेल से छनकर हल्की धूप बिखर रही थी। अखबार की तरफ हाथ बढ़ाते ही मनीष ने कहा, ये लो तुम्हारा हिस्सा। एक छोटा सा पैकेट बढ़ा दिया उसने सुजाता की ओर। मेरा हिस्सा? सुजाता ने आश्चर्य से पूछा और पैकेट खोल दिया। कद्दू की शक्ल का चांदी का एक छोटा सा डिब्बा था। एक चीज और है, अभी लाता हूँ। मनीष बाहर चला गया। सुजाता एकदम जड़वत बैठी रही, चाय का प्याला हाथ में थामे। ये लो, हमारे तुम्हारे लिए।
इस बार मनीष ने शहद के से रंग का एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में रख दिया। हमारे तुम्हारे इसका क्या मतलब है? हमारे विचार नहीं मिलते, लाइफस्टाइल नहीं मिलता, और तुम्हें बिल्लियों से नफरत है। फिर सुजाता ने स्थिति को समझाने की कोशिश की। हम एक कुत्ता भी पाल लेंगे, मनीष ने सीधी सादी सलाह दी। लेकिन तुम तो कहते थे कि हम समझदार हैं, फिर ये गलती? सुजाता ने धीमे से टोका और वो उत्तेजना में खड़ी हो गई। इस बार एक खतरनाक अंदाज में मनीष उसकी ओर बढ़ा। सुजाता 2 कदम पीछे हट गई। हम दोनों बेवकूफ थे, बिल्कुल कद्दू। मामूली बातों को लेकर बैठ गए, बिल्कुल मामूली, बेमानी। सुजाता, क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और तुम ही हो, बस। अब मनीष सुजाता के बहुत नजदीक आ गया था। ऊपर उसकी आंखों की गहराई में झांककर सुजाता ने जैसे स्वप्न में कहा, कुछ नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मनीष। बड़ी सावधानी से दो सुगठित सुदीर्घ बाहों ने बढ़कर सुजाता की देह को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी तक का तनाव धीमे गुबार की तरह उठकर हल्का हो गया। मनीष की सुव्यवस्थित जिंदगी, उसके उसूल, उसकी आदतें कहाँ बदल सकती हैं? और ना सुजाता ही बदल सकेगी अपने आप को। छोटे छोटे बगुले उठेंगे, विवाद के, टकराव होगा, लेकिन वे दोनों साथ होंगे और साथ रहकर सीख लेंगे बहुत कुछ। मनीष के सीने पर सिर रखे रखे सुजाता ने यही सब सोच लिया। सुख के उन बहुत छोटे, बहुत लंबे पलों में एक सुखद सिहरन से लरजती देह को काबू में करके उसने धीमे से पूछा, ये क्या है? दैहिक मोह? तुम्हारा केमिकल रिएक्शन? स्वर में हल्का कौतुक भी था। बिल्कुल नहीं। मनीष की बाहें उसकी पीठ पर कुछ और कस गई। इसका एक खूबसूरत सा नाम है जो तुम जानती हो। तो ये थी एक बेहद खूबसूरत सी कहानी। ये प्यार क्या चीज है, हैना वर्मा की लिखी हुई। आजकल जब छोटी छोटी बातों में पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं तो उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ प्यार में बनते चले जा रहे हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम एक दूसरे की हर बात को मान लें या एक दूसरे जैसे बन जाएं। प्यार तो दो अलग अलग लोगों के एक साथ रहने में है, और दोनों जब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में, तब प्यार धीरे धीरे जाता है और बढ़ता जाता है, धीरे धीरे, बिल्कुल खुशबू की तरह, जो आपको अपने आगोश में ले लेती है और आप जान भी नहीं पाते कि कब कैसे क्या हो गया। तो लड़िए झगड़िए, एक दूसरे के साथ असहमति व्यक्त कीजिए, लेकिन बात को ज्यादा बढ़ाइए नहीं, और संवाद को कभी भी बंद मत कीजिए। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, बातचीत करते रहिए, और फिर आप जान जाएंगे कि ये प्यार क्या चीज है। और हाँ, आज की ये कहानी मैं डेडिकेट करती हूँ अपने एक बड़े ही प्यारे भैया और भाभी को, जिनकी आज 45वीं या फिर 46वीं मैरिज एनिवर्सरी है। बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ।